हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 13 जून की करंट अफेयर्स की ओर। तो आज हम लोग 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी उसको देखेंगे। हाल ही में एचआरडी डिपार्टमेंट ने भारत रैंकिंग 2020 जारी, उसको देखा जाएगा। भारतीय रेलवे ने एक नया कीर्तिमान बनाया, पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा चलाकर। इसके विषय में कोलकाता ने भारतीय वाणिज्य संघ के 95वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया है, इसके विषय जानेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, रतनलाल का संबंध किस देश से है, इसके विषय में किसने कोरोना योद्धाओं को आंगनवाड़ी का दर्जा दिया, विश्व स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ जो आयोजन किया गया, इन सभी के विषय में आज जानेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। नीति आयोग ने आयात सीमा पर सीमायोजन लगाने का समर्थन किया है। नेचर द्वारा हाल ही में नेचर इंडेक्स जारी किया गया। तो इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो लेते हैं पहला प्रश्न। 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 279 ए में किया गया है। इसमें किया गया है 279 ए आर्टिकल में अनुच्छेद में किया गया है और इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने की है। किसने की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी बैठक की है। इसका क्रम कौन सा था? तो 40वें क्रम का था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो राजस्व की कमी, राज्यों के मुआवजे के विषय पर चर्चा की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सिफारिश देता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर हुई? तो फ्रांस में हुई। वैट भी सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में वैट कहाँ लागू हुआ? तो हरियाणा में लागू हुआ। और जीएसटी सबसे पहले असम में लागू हुआ था। तो ये थे आपके। इसका उल्लेख 279 ए में किया गया है। किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन ने इस 40वीं बैठक का अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की गई है, जिसे निफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस सूचकांक को मानव संसाधन मंत्री एचआरडी डिपार्टमेंट किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक के पास। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे जारी किया है। आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग के साथ साथ सभी क्षेत्रों में प्रथम स्थान रखता है। इस बार 10 मानक निर्धारित किए गए हैं। पिछली बार 9 थे। 10वें पर डेंटल को शामिल किया गया है। इस बार किसे शामिल किया गया है? तो डेंटल डिपार्टमेंट शामिल किया गया है। इस तरह से कुल 10 मानक हैं, 10 क्षेत्र हैं जिन पर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी की गई है। तो सभी क्षेत्रों में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और साथ में इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा। विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करें तो बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर था। प्रबंधन मैनेजमेंट की बात करें तो अहमदाबाद पहले स्थान पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में या मेडिकल लाइन में तीसरे साल एम्स रहा। कॉलेजों की बात करें तो मिरांडा कॉलेज दिल्ली का है। मिरांडा कॉलेज ये कहाँ पर है? दिल्ली में है और ये भी तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है। दंत चिकित्सा की बात करें तो दंत चिकित्सा को पहली बार शामिल किया गया है सूचकांक में और इस बार मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहली बार इसमें शामिल हुआ और पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कई मानकों जैसे कि शिक्षण, अधिगम मतलब लर्निंग, संसाधन, अनुसंधान, रिसर्च, व्यावसायिक अभ्यास के आधार पर यह रैंकिंग जारी की है। इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल में ये आपका मद्रास रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, इंजीनियरिंग में भी मद्रास, मैनेजमेंट में अहमदाबाद, यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु और कॉलेज में मिरांडा हाउस दिल्ली का आपका स्थान पर रहा। तो इतने पॉइंट्स आप इस रैंकिंग से याद रखेंगे, शैक्षणिक रैंकिंग से। अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा चलाकर
विश्व कीर्तिमान बनाया। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, विश्व रिकॉर्ड है। भारतीय रेलवे ने पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा चलाकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर भारतीय रेलवे ने एक कीर्तिमान बनाया। यह पश्चिमी रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में इस कंटेनर सेवा का परीक्षण किया गया था। ये गुजरात के पालमपुर के बोटाड रेलवे स्टेशन से सफल परीक्षण किया गया है। इसे ग्रीन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर आधारित थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कहां पर इसका परीक्षण हुआ, तो गुजरात राज्य में इसका परीक्षण हुआ था। गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी है। अभी हाल ही में एशियाई शेरों की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुकाबले 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी पॉइंट्स आप करंट का याद रखेंगे। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान भी आया था, आप उसे याद रखेंगे। कौन सा तूफान, निसर्ग तूफान आए थे। और आपको 3 तूफान बताए गए हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स पर लिखें कि अम्फान नामक तूफान कहां पर आया, अमांडा नामक तूफान कहां पर आया और क्रिस्टोबाल नामक तूफान कहां पर आए। ये 3 तूफान चर्चा में रहे, जबकि निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। पिछली वीडियो में आपको इनके विषय में डिटेल से बताया गया है, इसलिए कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें तथा दोस्तों को शेयर करें। अगला टॉपिक, सरकार ने देश में विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात व रखरखाव के लिए परामर्श दिया है। सरकार ने इसके क्या है परामर्श, विदेशी एक्सोटिक जीवित प्रजातियां, पशु पौधे उन प्रजातियों को कहा जाता है जिन्हें अपने मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाया जाता है। तो विदेशी एक्सिट जीवित प्रजातियां हैं। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले 6 महीनों में स्वैच्छिक जानकारी देने के माध्यम से ऐसी प्रजातियों के धारकों से स्टॉक जानकारी एकत्र करने का फैसला लिया है। विदेशी पशुओं के डेटाबेस से पशुओं के रोगों में नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिलेगी। तो ये आप याद रखिएगा कि सरकार ने विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात और रखरखाव के लिए एक मानक निर्धारण किया है। कोलकाता में भारत की पहली भारतीय वाणिज्यिक संघ की 95वें वार्षिक सत्र आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसका विषय आपको याद रखना है कि इसका विषय क्या था, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट इसका विषय था। कलकत्ता में भारतीय वाणिज्य संघ की 95वें वार्षिक सत्र आयोजित किया गया। इसे किसने आयोजित किया था, तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC ने इसका आयोजन किया। प्रधानमंत्री जी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आह्वान किया गया है। हाल ही में कलकत्ता में स्थित बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम में परिवर्तित किया गया था, तो आप याद रखिएगा। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है और वहां की सीएम ममता बनर्जी हैं। कौन है, ममता बनर्जी वहां की सीएम है और उनकी आत्मकथा अनफॉरगेटफुल मेमोरी है, ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में स्मारक योजना भी वहां पर शुरू की गई थी। ICC के विषय में जान लीजिए, जिसने ये आह्वान शुरू किया था। यह देश में सबसे अधिक सक्रिय अग्रगामी मंडलों में से एक है। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ICC की हाल ही में बैठक कहां पर संपन्न हुई, तो कलकत्ता में संपन्न हुई थी। किस क्रम की थी, तो 95। और इसका उद्देश्य क्या था, तो पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट इस विषय का मेन उद्देश्य था और इसका संबोधन या इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किया था। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1986 में विश्व हरित क्रांति के पिता या जनक, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग, जो विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत 1986 में की थी। इन्हें 1970 में कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था और प्रथम नोबेल पुरस्कार
भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को मिला था 1987 में। पहला खाद्य पुरस्कार किसे मिला? तो एमएस स्वामीनाथन को मिला था। हाल ही में रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय अमेरिकी मदा वैज्ञानिक हैं और ये ओहियो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। ओहियो यूनिवर्सिटी में इसके तहत इन्हें 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, $2.5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। देख लीजिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? रतनलाल को दिया गया है। इसकी स्थापना जनरल फूड कॉर्पोरेशन द्वारा 1986 में की गई थी, जिसके पीछे हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का हाथ था। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला पुरस्कार किसे मिला? तो एमएस स्वामीनाथन को मिला था, 1987 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसके तहत क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार ने दर्जा दिया है। दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। वे लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित कर रही हैं। वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सलाह भी दे रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना भी शुरू की थी। जीवन शक्ति योजना के तहत त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा था, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ोतरी होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन हैं। उच्चतम न्यायालय इसका जबलपुर में स्थित है, जबकि राजधानी भारत भवन में स्थित है। हाल ही में इसने कई योजनाएं और कई नए कार्यक्रम किए, जैसे थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया था जो वृक्षारोपण से संबंधित था। दीदी वाहन योजना यहाँ शुरू किया गया था। रोजगार सेतु पोर्टल प्रवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए। स्वामित्व योजना, श्रम सिद्धि अभियान, FIR, आपके द्वार, चरण पादुका पहल, मिड डे मील वितरण करने वाला पहला राज्य बना था। तो इस तरह की कई योजनाएं हाल ही में इसने जारी किया है। इनके विषय में डिटेल से पिछली वीडियो में बताया गया है। यदि आप नहीं देख पाए तो पीछे जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, कर्मवीर पुरस्कार जैसे विभिन्न योजनाएं इसने शुरू की हैं। यहाँ पर विधानसभा की 231 सीटें, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो इतना आप मध्य प्रदेश से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। क्षेत्रफल के मामले में ये राजस्थान के बाद दूसरा स्थान रखता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन है। राज्य का पशु बारहसिंगा तथा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ दिवस 12 जून को हर बार बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है। 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना है तथा 2030 तक श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाजी वातावरण तैयार करना है। 2002 में इसकी शुरुआत ILO द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ILO द्वारा इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसके प्रमुख गाय राइडर हैं। कौन है? तो गाय राइडर इसके प्रमुख है। तो इतना पॉइंट्स आप इससे याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने की थी। इस वर्ष का थीम क्या था? तो कोविड-19 बच्चों को बाल श्रम से बचाना। अब पहले से कहीं अधिक इसका थीम है। इस बार का इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हर वर्ष साल 12 जून को ये मनाया जाता है। तो इन 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाल श्रम के खिलाफ 2020 पर संकट के केंद्र पर आधारित है। इस दिवस को लेकर कई चीजें जारी की गई हैं। हाल ही में कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने एक साथ मिलकर यह घोषणा भी की थी
कि $1 ट्रिलियन वंचित वर्ग के बच्चों के लिए पूरे विश्व में खर्च करना चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा। उन्हें लॉरिएट्स ऑफ ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे। 87 पुरस्कार विजेता थे, जिसमें कैलाश सत्यार्थी भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर ये घोषणा की कि वंचित वर्ग के बच्चों के लिए पूरे विश्व स्तर पर $1 ट्रिलियन की राशि खर्च करनी चाहिए। तो इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ILO ने 2002 में इसकी शुरुआत की। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। तो अगला पॉइंट लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है। तो हाल ही में ये रिपोर्ट इसने जारी कर दिया है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किसने जारी की। तो अमेरिका ने जारी किया है। एक अमेरिकी आयोग है जो स्वतंत्र द्विदलीय आयोग के द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसमें धर्म की स्थिति, विश्वास, समूहों की प्रथाओं, संप्रदायों, धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का एक सर्वेक्षण है। निकारागुआ, नाइजीरिया, चीन को नकारात्मक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो ये आप तीनों देश याद करने पड़ेंगे, निकारागुआ, नाइजीरिया और चीन को नकारात्मक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। हाल ही में चीन के उइगर प्रांत में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे दमन को भी इसमें दिखाया गया है। इसलिए चीन में सभी धर्मों के खिलाफ राज्य प्रायोजित दमन तेज हो रहा है। इस कारण इसे निगेटिव रिपोर्ट दी गई है। भारत की भी स्थिति निगेटिव की तरफ जा रही थी, परंतु भारत के प्रबल विरोध के कारण अभी तक इसको निगेटिव रूप में नहीं दर्शाया गया है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की स्थिति में बदलाव पर ध्यान दिया गया है। इस साथ ही रिपोर्ट में धार्मिक रूप से प्रेरित भीड़ हिंसा, लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों को अनदेखी को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की बाबरी मस्जिद के फैसले और 2018 में सबरीमाला मंदिर में, ये केरल में स्थित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिसमें महिलाओं को प्रतिबंध को हटाया गया था, शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है ये कि किन देशों को नकारात्मक शामिल किया गया है। फिर से एक बार, निकारागुआ, नाइजीरिया और चीन। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापित हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, जबकि उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हाल ही में नीति आयोग ने आयात पर सीमा समायोजन कर लगाने का समर्थन किया है कि यदि कोई वस्तु खरीदी जा रही है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो वो वस्तु महंगी हो जाएगी, तो घरेलू वस्तु को क्या मिलेगा? घरेलू वस्तुएं सस्ती होंगी और लोग उनकी ओर उन्मुख होंगे। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को एक समान अवसर प्रदान करना है। घर की वस्तुएं सस्ती होंगी तो लोग, जाहिर सी बात है, उसकी ओर अपना रुझान करेंगे। यह सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के व्यापार को तनाव देखते हुए लिया गया है। हाल ही में आप देख रहे हैं चीन और अमेरिका के मध्य तनाव है कोरोना वायरस को लेकर। जैसे कि अमेरिका ने जांच की भी बात की थी, अमेरिका ने WHO पर भी आरोप लगाया था और उससे सारे संबंध भी उसने तोड़ दिए थे। बहुत सारी धनराशि, वो सर्वाधिक धनराशि WHO को देता था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके पश्चात चीन ने WHO को $2 बिलियन अमेरिकी सहायता देने की बात की है, जबकि इससे पहले उसने $30 मिलियन ही WHO को दिया था। सीमा समायोजन कर कैसा है? ये एक ऐसा कर है जब बंदरगाह प्रवेश पर वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क के अलावा आयातित सामानों पर लगाया जाना प्रस्तावित है। तो इंपॉर्टेंट है, यह एक राजकोषीय उपाय है। इंपॉर्टेंट है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है हाल ही में। यह इस रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। कल वाले वीडियो में इसके विषय में बताया गया था, कुछ पॉइंट्स छूट गए थे। इंपॉर्टेंट है, जैसा कि BEO और UPS PCS प्री एग्जाम होने जा रहा है, उसकी दृष्टि से आप इसे नोट करिए। तो हाल ही में इसका कौन सा संस्करण जारी हुआ? तो 17वां संस्करण इसका जारी किया गया है। इसे किसने जारी किया है? तो इसे ब्रिटिश की कंपनी क्वारेली साइमंड्स QS द्वारा वार्षिक प्रकाशन पर तैयार किया जाता है। और इसके कितने मानक हैं? तो 6 इसके मानक हैं। शैक्षणिक प्रतिष्ठा, कर्मचारी की प्रतिष्ठा, छात्रों का अनुपात, संकाय, अंतरराष्ट्रीय संकाय अनुपात, अंतरराष्ट्रीय क्षय अनुपात।
तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को पहला स्थान मिला है। किसे मिला है? MIT को पहला स्थान मिला है, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। तीसरे और पांचवें नंबर पर 4 अमेरिका के संस्थान हैं। पांचवें नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटिश का था। भारत के 3 संस्थान 200 में शामिल हैं। बॉम्बे 172, बंगलोर 185, नई दिल्ली 193। तो इन्हें भी आप याद करिएगा। पिछले साल की तुलना में सभी की रैंकिंग में गिरावट आई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, नेचर रिसर्च द्वारा संकलित नेचर इंडेक्स 2020 जारी। नेचर रिसर्च द्वारा प्रकृति इंडेक्स जारी की गई है। द नेचर इंडेक्स 82 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के स्वतंत्र रूप से चयनित समूह के प्रकाशित शोध लेखों की जानकारी का डेटाबेस एकत्र किया गया है, उसी पर आधारित है। बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने नेचर इंडेक्स में सूची में टॉप स्थान हासिल किया है। तो ये याद रखिएगा कि किस देश ने? तो चाइना ने। चाइना की बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने नेचर पत्रिका नेचर इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत के चयनित 30 शीर्ष स्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के भी 3 संस्थान शामिल हैं। कौन कौन सा है? तो द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता 7वें स्थान पर, जवाहरलाल नेहरू 14वें स्थान पर, सुभाष चंद्र बोस SN बोस फॉर मेडिकल साइंस कलकत्ता 30वें स्थान पर है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद 160वें स्थान पर है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 184वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? तो 184वें स्थान पर रहा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि नेचर साइंस इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला? तो बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस को मिला। भारत के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं? तो भारत की इस बार 30 शीर्ष संस्थान शामिल हैं, जिसमें से 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। आप वैज्ञानिक परिषद अनुसंधान को कौन सा 160, भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु को 184 स्थान, जबकि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता को 7वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, तो आप इतने पॉइंट्स से याद रखेंगे। अब लेते हैं जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का वर्णन किया गया है? तो अभी आपने पढ़ा कि GST परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में GST परिषद का उल्लेख किया गया है। इसकी 40वीं बैठक संपन्न हुई है। अगला है, हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें ओवरऑल किस स्कूल को या किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो आंसर इसका बी, मद्रास को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हाल ही में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया कीर्तिमान बनाया गया। इसका कहां पर परीक्षण हुआ? तो गुजरात के पालमपुर में इसका परीक्षण हुआ। ICC की हाल ही में बैठक हुई, इसका कौन सा सत्र आयोजित किया गया? तो 95वां इसका सत्र आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। अगला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन ए सही है, रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा किसने दिया? तो किसने? बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश ने दिया है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून। सी आंसर सही है, हर वर्ष मनाया जाता है। कौन सा आंसर सही है? सी है। बंदरगाह पर वसूल किए जाने वाले आयात सीमा के अलावा आयातित सामानों पर लगाने जाने वाला कर सीमा समायोजन कर कहलाएगा, और इसकी घोषणा नीति आयोग ने की है, अभी ये प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटिश संस्थान है जिससे हर साल शामिल किया जाता है। इनमें से किस मानक के आधार पर यह जारी नहीं की जाती है? तो सभी मानक पर है। किस मानक पर की जाती है? तो सभी पर। नेचर इंडेक्स 2020 ने किस संस्थान को सर्वोच्च दर्जा दिया है? तो बीजिंग की साइंस एकेडमी को। तो ये चीन है इसमें पहले स्थान पर। जी आपके प्रश्न के सारे आंसर रहे, 10 प्रश्न है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर